हेलो एंड वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। आज एक बार फिर एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के कलेक्शन के साथ हम आपके बीच हैं और ये उम्मीद करते हैं कि पिछले विगत जो भी प्रश्न हम लोगों ने हल किए उससे आपको लाभ हो रहा होगा और आप अपनी तैयारियों में लगे होंगे। एग्ज़ाम्स नज़दीक हैं और अभी एक सूचना प्राप्त हो रही है कि यूपीपी की कांस्टेबल की वैकेंसी भी रिलीज़ होने वाली है। तो 2023 में जैसा मैंने पहले भी बताया था कि कुछ वैकेंसियाँ रहेंगी और उसके मद्देनज़र हम लोग अपनी तैयारी उस पर भी फोकस करेंगे। एसएससी, जीडी, एमटीएस, सीएचएसएल और सीजीएल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं आज हम उसको फिर से पुनः डिस्कस करने के लिए बैठे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 6 व्यक्तियों का औसत वजन 1.5 किग्रा बढ़ जाता है जब उसमें 45 किग्रा वाले वजन के व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। नए व्यक्ति का वजन क्या होगा? बहुत सिंपल, आपको पता है कि मैंने आपको बताया कि अगर कोई ग्रुप है, कोई समूह है, उसमें उसका एक औसत फिक्स है, चाहे आयु का है चाहे वजन का है, वो फिक्स है। और अगर उसमें से कोई छोड़ के जाता है तो जिस आयु वर्ग का या भार का व्यक्ति छोड़ के जाता है, अगर उतने का ही एक व्यक्ति नया शामिल हो जाए तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उससे कम या उससे ज्यादा का कोई व्यक्ति आता है तभी एवरेज पे कोई इफेक्ट पड़ता है, राइट। तो यहां क्या कह रहा है कि 6 लोग हैं, सपोज कर लीजिए। अब इस सवाल को बहुत सिंपली कर सकते थे कि मान लीजिए उसमें से 45 किग्रा वाले वजन एक व्यक्ति मान लीजिए ए था जो 45 किग्रा का था, चला गया। इसकी जगह पे कोई व्यक्ति नया एन आया, अगर वह भी 45 किग्रा का होता तो वजन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वजन बढ़ा, क्या हुआ? वजन में वृद्धि हुई, 1.5 केजी एवरेज बढ़ गया। और हैं कितने लोग? 6। तो औसत में 1.5 की वृद्धि हुई है, यानी एवरेज पर हेड कितना बढ़ गया? 1.5। तो कितने लोग थे? 6 लोग। 6 लोगों में 1.5 बढ़ा देंगे आप, तो ये नया आदमी 45 का रहा होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके आने से पूरे वजन के योग में 9 केजी बढ़ गया, यानी वो 54 केजी का नया आदमी है जो ज्वाइन किया ग्रुप। कोई दिक्कत? ऑप्शन डी सही है। कर लेंगे, सिंपल सा सवाल है, बिना पेन पेपर मेंटली आप सॉल्व कर सकते थे अगर आपकी अच्छी ठीक ठाक प्रैक्टिस है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि 25% और 20% की छूटों के समतुल्य एकल छूट ज्ञात कीजिए। तो सीधा सा है, आपको पता है। क्या पता है भाई? एक तो सिंपल, अगर 25% का डिस्काउंट है, कोई भी वस्तु है, सपोज करिए 100 रुपए की है, 25% का डिस्काउंट दिया, 25% का डिस्काउंट ऑफर कर दिया तो 75%, और 75% में फिर 10% का डिस्काउंट ऑफर कर दिया तो 25% का मतलब -25, और यहाँ पर 10% का मतलब -7.5। 75 का में से घटा देंगे आप तो कितना बच जाएगा? 75 में से 7 जाएगा तो हो जाएगा 68, 67.5। यानी 10 का सामान कितने में मिल गया? 10 का सामान मिल गया 67.5 में। यानी आपको कितना डिस्काउंट मिल गया? आपको डिस्काउंट मिल गया 32.5। एक तो ये तरीका था इस क्वेश्चन को करने का। दूसरा क्या तरीका हो सकता था? दूसरा तरीका ये हो सकता था कि हमको मालूम है कि दो बट्टों के समतुल्य बट्टे का फार्मूला है एक आपके पास, क्या? x + y - x × y / 100, राइट। इससे भी सॉल्व कर सकते थे आप। बराबर कर लीजिए 25 + 10 माइनस 25 गुणे 10/100। 25 चौका 100, 4 से इसको काट देते तो 2.5 टाइम, और 25 10 35, 35 में 2.5 जाएगा तो 32.5%। यही दो बट्टों 25% और 10% के समतुल्य एक बट्टा होगा। क्लियर है सवाल? नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन है, औसत का सवाल है। तो इस सवाल में कह रहा है कि ए बी की औसत आयु 4500 है। तो अगर ए और बी की औसत आयु 4500 है तो बहुत सिंपल सी बात क्या है कि यहाँ पे कर लेते हैं, ए प्लस बी कितना मिल जाएगा? हमको मिल जाएगा 9000। बी सी कितना मिल जाएगा भाई? बी सी मिल जाएगा 11600। और सी ए कितना मिल जाएगा? सी ए मिल जाएगा आपको 48 दूना 96, 9600।
यानी कुल 29,800। योग कितना हो जाएगा? 29,000, 48 दूना 96 और ये 6 दूनी 12, सॉरी ये 11,200, तो ये 29,800। ठीक है, ये योग हो गया किसका? ए बी, 2A 2B 2C का। तो A प्लस B प्लस C कितना हो जाएगा? इसका आधा। 29,800 का आधा हो जाएगा 14,900। 14,900, और इस 14,900 में हमको B का निकालना है, तो AC का योग पता है ना अपने को कितना? 12,200, 9,600, सॉरी 9,600, 9,600 घटा लेंगे तो आपको आ जाएगा 5300। तो इस ऑप्शन से आप इसको कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 18 घंटे और 27 घंटे में भर सकते हैं। दोनों पाइप को प्रति घंटे एक एक के बाद क्रमिक रूप से खोला जाता है। बहुत अच्छा सवाल है ये, आपको CHSL और CGL तक के लेवल में क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 18 घंटे और 27 घंटे में भर सकते हैं। दोनों पाइपों को प्रति घंटे एक एक के बाद क्रमिक रूप से खोला जाता है और एक समय में एक ही पाइप खोला जाता है और पहले घंटे के लिए ए को खोला जाता है, तो टैंक को पूरी तरह भरने में कितना समय लगेगा? आराम से क्वेश्चन करिएगा, घबराने की जरूरत नहीं, बिल्कुल भी हड़बड़ी की जरूरत नहीं है। आप ऐसे सवालों की प्रैक्टिस करने बैठे हैं तो अच्छे से पहले कोशिश करिए कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसे ये है आपका, यहाँ पे ये हो गया ए 18 घंटे में भर पाता है और बी 27 घंटे में। तो 18 और 27 का एलसीएम कितना हो गया? 18 और 27 का एलसीएम हो गया 54। 18 3 54, 27 दूना 54। इसका 1 घंटे का काम 3 और इसका 1 घंटे का काम 2। क्लियर है बात? अब अगर घंटे की बात करें तो फर्स्ट आवर में कौन चल रहा है? पहले घंटे में 3 पानी भरा, ए नल चल रहा है ना, नल ए। नल बी चल रहा है दूसरे घंटे में, कितना पानी भरा? 2। यानी टोटल 2 घंटे में कितना पानी भर गया बच्चा? 5 भर गया। पानी भरना 50 है, 50 पानी भरना है, तो 10 से इधर गुणा कर दें, 10 से इधर गुणा कर दें, तो 10 से गुणा करेंगे तो 20 घंटे में कितना पानी भरेगा? 20 घंटे में 50 पानी। 21वें घंटे में किसका नंबर आएगा? 21वें घंटे में ए का नंबर आएगा, 3 पानी भरेगा। तो 21 घंटे में कितना पानी हो गया आपके पास? 53। और अभी पानी भरना कितना बाकी है? 1। 22वें घंटे में बी आएगा और बी कितना पानी भर सकता है? 2। 1 घंटे में 2 पानी भर सकता है और आपको भरनवाना कितना है? 1। यानी कितना घंटा लगेगा एक भरने में? एक भरने में इसको लगेगा आधा घंटा। यानी कुल कितना टाइम लग गया? 21 सही 1/2 घंटा। बी ऑप्शन सही है। समझ पा रहे हैं क्वेश्चन? कोई दिक्कत नहीं ना? समझ रह गए ना? पहले घंटे में ए आएगा 3 भरेगा, दूसरे घंटे में बी आएगा 2 भरेगा, दोनों मिला के 2 घंटे में 5 भरेंगे। 2 घंटे में 5 भरा तो 50 भरने में 20 घंटा लगेगा। 21वें घंटे यानी हर विषम घंटे पर ए का नंबर और हर सम घंटे पर बी का नंबर आएगा। क्लियर बात? इसमें फिर 21वां घंटा विषम है तो ए आएगा 3 भर देगा तो 50 3 53, 21 घंटे में 53 भाग भर गया भाई, 1 भाग भरना बाकी है। 22वां घंटा शुरू होगा और 22वां घंटा जब शुरू होगा तो बी का नंबर रहेगा और बी 1 घंटे में 2 भाग भर सकता है, भरना 1 है तो आधे घंटे में भर देगा। तो 21 तो पूरा घंटा प्लस आधा घंटा बी और काम करेगा, कुल 21 सही 1/2 घंटा में नल भर जाएगा। क्लियर? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? राइट? कमेंट बॉक्स में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर लिखें। नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल है ब्याज के चैप्टर से कि कार्तिकेय ने 2% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष के लिए सावधि जमा योजना में 9,000 रुपए की राशि का निवेश किया। सावधि जमा की परिपक्वता पर, मैच्योरिटी पर उसे कितनी राशि दशमलव में मिलेगी? कहने का सेंस क्या है क्वेश्चन का कि कार्तिकेय ने 9,000 रुपीज 2% के कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट से 3 इयर्स के लिए कहीं इन्वेस्ट किया। तो पूछ रहा है कि आफ्टर 3 ईयर एट अ रेट ऑफ 2% व्हाट विल बी अमाउंट रिफंड टू कार्तिकेय? कार्तिकेय को कितना पैसा मिलेगा? सिंपल, हमको 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है भैया, मूलधन में जोड़ देना है। तो अब 2 अंक तक दशमलव के निकालना है, तो ये भी बड़ी मजेदार बात होती है कि तब आपको बहुत कैलकुलेशन का हेडेक दिमाग में रखने की जरूरत नहीं होती। जैसे आप क्या करेंगे,
9,000 रुपये है। 9,000 रुपये को आपको क्या करना है, 2% करके निकालना है। ये 9,000, चलिए ये आपका पैसा कितना है भाई, मूलधन 9,000, मैंने जैसा बताया है आपको पहले 9,000, 2% कितना हो गया 180, ठीक। फिर 2% कितना हुआ इसका, 2% हो गया 3.6, फिर इसका भी 2% आप निकाल लेंगे तो इसका 2% कितना पाएगा 0.072, ये पॉइंट है, ख्याल रखिएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, 3 3 1 से गुणा कर लेते हैं, 3 3 1। अब आप 18 3 54 540 प्लस 6 18 और 3 6 18 1 3 3 9 1 10.8, और इसका कोई मतलब नहीं है एक की गुणा करने का क्योंकि सिद्ध पूछा, तो 550.8, ठीक है, 550.8, ये कितना हो गया 550.8, और इसमें 9,000 आप जोड़ देंगे, 9,000 जोड़ लेंगे तो 9,550.8, ये आपका आंसर हो जाएगा 9,550.87। क्लियर है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि यदि संख्या 9987693 इंटू 6432 इंटू 7695 को 10 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना आएगा। क्या कहा, 9987693 इंटू 6432 इंटू 7695, कुछ नहीं यार 10 से भाग देना है ना, तो 10 से भाग तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, कहाँ शेषफल कुछ बचेगा, कैसे, यूनिट डिजिट से चेक कर लीजिए, कुछ करना नहीं है दोस्त, इस सवाल को उलझने की जरूरत नहीं है। इस सवाल से, इस सवाल का इतना बड़ा गुड़ा आप कर नहीं पाएंगे, तो एग्जाम में कर नहीं पाएंगे, तो आपको 10 से भाग देना है, तो बहुत सिंपल बात होती है, 10 से भाग देना क्या है, बहुत आसान काम है। इसका इससे गुणा करोगे तो इकाई अंक पे 0 मिलेगा, और जब 0 के पहले कुछ और संख्याएं मिलेंगी बटा 10, 0 0 खत्म हो जाएगा, यानी कुछ भी शेष नहीं बचेगा, पूरा पूरा संख्या कट जाएगा, तो शेषफल 0 क्या है, 10 से वो संख्या कट जाएगी जिसके इकाई अंक पे 0 हो, और यहाँ पे क्या है, इकाई अंक पे 0 मिल जाएगा आपको इस दोनों के गुणनफल से ही, ठीक है। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, एक मोटर 60 किमी प्रति घंटा की चाल से चलना प्रारंभ किया और इसकी चाल प्रत्येक 3 घंटे में 20 किमी प्रति घंटा बढ़ जाती है। 470 किमी की दूरी तय करने में इसे कितना घंटा लगेगा। अरे यार आसान सा सवाल है, मेंटली भी कर सकते हैं, जैसे देख लेते हैं एक बार मेंटली। 3 घंटा में बढ़ना है, पहले 3 घंटे में 180 किलोमीटर जाएगा, 6 18 180, फिर कितना बढ़ गया, कितना बढ़ा भाई 10 किलोमीटर प्रति 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 80 60 था तो 60 20 80 हो गया, 8 3 24 240, 180 240, 180 240 जोड़ लेंगे आप, देख लेते हैं, देख लीजिए क्या हो गया, 3 और 6 3 9 9 6 54 5, ये आप देख लीजिए, पहले 3 आवर्स में किस रेट से जा रहा है 60 किमी प्रति घंटा की रेट से, तो कितना गया 180। इसके बाद इसकी चाल क्या हो गई, बढ़ गई, कितनी 70 हो गई, 20 किलोमीटर बढ़ गया, तो 20 का मतलब 80 बढ़ गया, और 80 3 घंटे से जाएगा तो कितना 8 3 40 200, 8 3 24 240, 0 8 4 12 1, 8 4 12 1 2 1 3 1, 420 किलोमीटर चल लिया। अभी कितना चलना, फिर चाल बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी 100 किलोमीटर, 60 से इसकी चाल फिर बढ़ेगी, और चाल बढ़ के कितनी हो जाएगी, ये कितना हो गया भाई 3 3 6 घंटा, ये 6 घंटे की कहानी हो गई है, ठीक है। और 60 से 80 हो गई, और 80 से फिर 100 हो जाएगी, और आपको चलना कितना है 50 किलोमीटर और चलना बाकी है, 420 चल लिए हो, 70 है तो 50 किलोमीटर चलना बाकी है, स्पीड 100 हो गई, तो कितने की देर में, आधे घंटे में 50 चलेंगे, अब 470 चलेंगे, यानी कुल कितना समय लगा 6 घंटा ये और आधा घंटा ये, 6.5 आवर्स में ये पूरी दूरी कंडीशन, क्वेश्चन के कंडीशन के अकॉर्डिंग पूरी कर ली जाएगी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर पा रहे हैं। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा कि 1575 रुपए में 90 पेन बेचकर एक दुकानदार को 30% की हानि होती है। 1575 रुपए में 90 पेन बेचकर एक दुकानदार को 30% की हानि होती है। 18% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे 708 रुपए में कितने पेन बेचने चाहिए। At a selling of 90 pens in a 1575, a shopkeeper get a 30% loss
In 708 rupees, how many pens he sold? By that 18% profit, right? तो देख लेते हैं। $90 पेन बेच रहा है। पहले तो यहां पे एक काम करना पड़ेगा कि आपको एक पेन का कास्ट निकालना पड़ेगा। पहले बात एक पेन, जैसे 1500, एक पेन का क्या हो जाएगा 1575 बटा ये 90, ये 90 से सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 17.5। एक पेन का मूल्य कितना हो गया 17.5, काट लीजिएगा, आराम से कट जाएगा ये, ठीक है। 15 छक्का 90, 15 एक्का 15 और 15 0, 15 छक्के 90, 15 7 105, 175 है ना, 105, और ये इतना आ गया। ये एक पेन का मूल्य है, और ये मूल्य क्या है 30% के लॉस पे है। यहाँ पे 30% का लॉस हो रहा है एक पेन पे, यानी आपको रिटर्न क्या मिला 70%, और 70% इज इक्वल टू कितना 17.5। तो आपको प्रॉफिट चाहिए 18%, तो यानी 118% क्या होगा, तो 118% होगा 17.5 बाई 70 इंटू 118, और ये बराबर आ जाएगा आपका 29.5। कितना आ गया 29.5। अब 29.5 रुपये का अगर एक पेन है तो 708 रुपए में कितना पेन खरीदेगा, 708 बटा 29.5 बराबर 24। कितना पेन खरीदेगा 24 पेन। क्लियर। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, दो मित्र ए और बी एक व्यवसाय में, पार्टनरशिप का सवाल है। दो मित्र ए और बी एक व्यवसाय में 3:4 के अनुपात में निवेश करते हैं। ए ने 2 महीने पहले अपना हिस्सा वापस ले लिया। एक वर्ष के अंत में कुल लाभ 2600 रुपए था। ए के लाभ का हिस्सा ज्ञात कीजिए। सवाल है बहुत सिंपल सा, क्या होता है अनुपात जो होता है, रेशियो जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है वही प्रॉफिट के डिवीजन का रेशियो होता है। ये मैथमेटिक्स है, यहाँ कोई रिश्तेदारी नहीं है कि हाँ चलो भाई आधा आधा बांट लेते हैं। जो जिस रेशियो में इन्वेस्ट करेगा उसी रेशियो में प्रॉफिट या लॉस बियर करेगा। जैसे यहां पे क्या हो गया, मान लीजिए ए हो गया और ये बी हो गया, तो इसने 3 रुपए लगाया है तो इसने 4 रुपए लगाया है। ए ने 2 महीने पहले, साल भर की बात हो रही, 1 वर्ष यानी 12 माह, 2 महीने पहले यानी 10 महीने तक काम किया, इसने पूरे 12 महीने तक काम किया। क्या अनुपात बना भैया, 3 चौके 12, 2 दूनी 4, 2 पछे 10, 5 संबंधे 8, 5 संबंधे 8 का अनुपात बना। और ये बराबर है 8 5, कुल भाग 5 भाग ए का और 8 भाग बी का, यानी कुल 13 भाग बराबर 2600 रुपया। तो एक भाग कितना का हो गया 200 रुपए का। तो पूछ किसका रहता है, ए का लाभ। तो ए का लाभ कितना हो गया 5 भाग 5 मतलब 1000 रुपए। कोई तकलीफ है, डी ऑप्शन सही है। कोई तकलीफ नहीं है ना, यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है। आप लोग अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, हम उसको जो भी कमियां होंगी उसमें सुधार करने का प्रयास करेंगे। आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल तक पहुंचकर ही आपको मदद करने का मेरा संकल्प है और यही हमें करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ये वर्ड मास का सवाल है, इसको मैं आपके होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूं, आप इसको कर लेंगे, ठीक है। मैं आपको बस एक बार ये क्लियर कर दूं, थोड़ा सा डल है कि ये 18 डिवाइडेड डिवीज़न है ऑफ, ये भी डिवीज़न है ऑफ ये मल्टीप्लाई है, ये डिवीज़न है, ये माइनस है, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, होमवर्क, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहा है, सवाल थोड़ा डल है, मैं पढ़ देता हूं आपके लिए कि दो लंब वृत्तीय शंकुओं सी और डी की त्रिज्याओं का अनुपात 2 संबंधे 3 और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 3 संबंधे 2 है। शंकु डी के आयतन का, ध्यान दीजिएगा, शंकु डी के आयतन का शंकु सी के आयतन से अनुपात क्या है। समझ रहे हैं, आप कैलकुलेट कर लेंगे, निकाल लेंगे सी संबंधे डी। आंसर में ऑप्शन भी मिल रहा है, देखो 2 3 3 2, 4 3 4 3 4। तो आप ये गलती ना हो, ये बहुत माइनर सी गलती है। ये मतलब ये होता है कि आपने एकदम वो धोनी वाला रन आउट है वर्ल्ड कप में जैसे हुआ था ना, कि आपने एकदम सही सवाल लगा दिया, सब कुछ सही कर दिया और लास्ट मोमेंट आप
कंफ्यूज कर गए और आपने आंसर गलत टिक कर दिया इस कॉन्फिडेंस में कि आपने सवाल सही लगाया। तो हम क्या करते हैं, पूछ क्या रहा है, पहले यहीं से सतर्क हो लेते हैं। जब ये लाइन आ रही है ना तो यहीं से सतर्क हो रहे हैं कि शंकु डी, तो पहले डी का डेटा नोट कर लेते हैं, डी और सी। डी क्या कह रहा है, और इसकी ऊंचाई, सी और डी की त्रिज्याओं का अनुपात, सी और डी की त्रिज्या, डी की त्रिज्या कितनी है यहां, आर डी कितनी है, आर डी है 3, और इनकी ऊंचाइयों के अनुपात आर एच कितना है, आर एच है, सॉरी आर एच बोल रहा हूं, सॉरी इसको कट कर लेते हैं, त्रिज्या है ना, तो आर, सॉरी ऊंचाई है, ये एच है, सॉरी एच डी कितना है, इसका हाइट का दिया हुआ है 2, ठीक है। आर सी कितना दिया हुआ है, आर सी है आपका 2 और एच सी है आपका 3। बस अनुपात पूछ रहा है आयतन का, तो आपको पता है ना, आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर यानी 9 और एच कितना 2, संबंध है 1/3 पाई आर स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर यानी 4 इंटू 3। क्या रेशियो का, 3 पाई से खत्म, 2 दूनी 4 और 3 तरीके 9, यानी रेशियो क्या हो गया 3:2, किसका, सी डी का, 3:2। क्लियर है सवाल, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना, 3:2 रेशियो हो जाएगा आपका। ठीक, इसके बाद हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक अगला सवाल है कि 9 सेमी व्यास के किसी अर्धगोलाकार कटोरे में अधिकतम लगभग कितने लीटर दूध आ सकता है, कितने लीटर दूध आ सकता है। ठीक है, तो देख लीजिए, दूध में किसी वस्तु में कोई चीज कितनी आ सकती है, उसके आयतन के बराबर। तो अर्धगोले का आयतन आप निकाल लीजिए, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि इसको कैसे लीटर में कन्वर्ट करते हैं। एक बात समझिए कि पहले हम यही निकाल लेते हैं। तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, राइट ना, यही होता है ना भाई, बोलो यार, 2/3, ठीक है, इंटू कितना आ जाएगा 22/7, और आर कितना हो जाएगा, ये 9 सेमी व्यास है दोस्त, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, 4.5, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 190.92 सेमी क्यूब, या इसको आप 191 सेंटीमीटर क्यूब लगभग लिख सकते हैं। अब आपको पता है एक जो लीटर होता है, 1 लीटर बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इतने में एक में कितना होगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना लीटर होगा, ये होगा 1/1000, सावधानी से। तो ये हो गया, तो 191 सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा, 191/1000, ये बराबर आ जाएगा 0.191 लीटर। तो है कहीं ऑप्शन भाई, हाँ डी ऑप्शन। क्लियर है, ये बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर होता है, ये याद रख लीजिए, ये आपको बहुत काम देगा। ठीक, अगला ध्यान दीजिए, अगले सवाल पे आते हैं कि वरुण ने एक थोक व्यापारी से पर्दे का कपड़ा खरीदा। ठीक है, वरुण ने एक थोक व्यापारी से पर्दे का कपड़ा खरीदा, उसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट थी, यानी वरुण को 20% छूट पे मिल गया। फिर उसने उस कपड़े पर उसके मूल अंकित मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित किया। ध्यान दीजिएगा, उसके मूल अंकित मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित किया, और उस पर, सवाल कट रहा है, लिखा यह है कि और उस पर 10% की छूट देता है, तो उसका लाभ परसेंट। मैं क्वेश्चन पूरा कर दे रहा हूं, यहां पे नीचे यह लिखा होना चाहिए था कि उस पर 10% की छूट देता है, उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। ठीक है, तो पहले हम ये मान लेते हैं कि मूल जो अंकित मूल्य है वो क्या है। ठीक है, माना
मूल अंकित मूल्य, मूल मार्क प्राइस 100, ठीक है। तो सीपी कितना हो गया वरुण के लिए? वरुण के लिए सीपी कितना हो गया भाई? 20% छूट पे मिला तो 80 रुपए। अब क्या हुआ, वरुण ने उस पर मार्क अंकित किया। क्या अंकित किया? नया मार्क, न्यू मार्क प्राइस उसने ये अंकित किया कि उसने जो नया खरीदा था, ये न्यू, उसने जो खरीदा था अब मूल अंकित मूल्य पर 20% अधिक मूल्य अंकित किया, तो कितना अंकित कर देगा? 120। यहां से देखो 120, और इस पर डिस्काउंट दे रहा है 10%। तो 10% डिस्काउंट दे देगा तो कितना डिस्काउंट दे देगा? 12 रुपए, यानी एसपी कितनी हो जाएगी? 120 में से 12 जाएगा तो 108। खरीदा 80 में, बेचा 108 में, यानी ये हो गया सीपी यहां से निकल आया 80 और एसपी निकल के आ गया 108। तो प्रॉफिट कितना हो गया? तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू कितना? 28/80 गुणित 100। 20 चौका 80, 20 पंजे 100, 4 7 28, 7 बचे 35% का वरुण को प्रॉफिट हुआ। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? फिर से बता देता हूं। हम ये मान लेते हैं कि मूल कीमत 100 थी, मूल अंकित मूल्य 100 था। उस मूल अंकित मूल्य 100 पे कितना डिस्काउंट ऑफर हुआ? 20%, यानी वरुण के लिए जो कास्ट प्राइस थी वो 100 से 20% लेस, यानी 80 रुपए की होगी, राइट। अब क्या किया वरुण ने? क्या किया कि अब जब सामान अपने यहां ले आया तो जो मूल अंकित मूल्य था उससे भी 20% मूल्य अधिक अंकित कर दिया। तो मूल अंकित मूल्य 100 था, तो वरुण ने जो मूल्य प्रिंट किया वो कितना हो गया? 120, और उस पर 10% डिस्काउंट दे दे। तो डिस्काउंट ऑलवेज बी ऑफर्ड ऑन मार्क प्राइस। और कौन सा मार्क प्राइस? जो वरुण ने किया। तो वरुण ने 120 का मार्क प्राइस प्रिंट किया और उस पर 10% का डिस्काउंट दिया, यानी 12 रुपए छोड़ दिए। 12 रुपए छोड़ दिए तो 108 रुपए में सामान बेचा, यानी 80 रुपया उसका कास्ट प्राइस था, सेलिंग प्राइस आ गया 108, यानी प्रॉफिट 28 रुपए का। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू सीपी, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट 28/80 गुणित 100, 35%। कोई दिक्कत? बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो एक पूर्ण वर्ग हो और निम्नलिखित प्रत्येक संख्या से विभाज्य हो। पूर्ण वर्ग हो तो पूर्ण वर्ग तो सभी हैं, अच्छा इनसे विभाज्य होना चाहिए, वेरी गुड। तो इनसे विभाज्य कैसे होगा भाई? देख लेते हैं विभाज्य, वो तो चेक कर लेंगे हम लोग कौन सा विभाज्य होगा, ठीक है। देखिए भैया 1600 तो, और देखो 15 है, 24 है, 36 है, समझ में आ रही बात? 15 है, 24 है, 36 है। 24 से विभाज्य होने के लिए 3 से विभाज्य होना पड़ेगा, 36 से विभाज्य होने के लिए 3 से विभाज्य होना पड़ेगा, और इन ऑप्शन में 6400 और 1600 3 से विभाज्य नहीं हो सकते। तो दो ऑप्शन तो अल्टीमेट खत्म हो गए। अब यह 900 जो है, ये 900 आपका जो है 24 से नहीं कटेगा, तो ऑप्शन बचा ये, ठीक है। 24 से भी नहीं कटेगा, 36 से भी शायद नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये 3600 ही एक ऑप्शन बचा। क्यों? अच्छा अब आप पढ़ेंगे कि 3 से नहीं कटेगा, कैसे जान गए आप? विषम संख्याओं से सम संख्याएं, ये क्या है? 6400 है ना, 3 से बार तो कट नहीं रहा है, आपको सीधा सीधा दिख रहा है, और ये 1600 भी नहीं कट रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट देखा जाए अगला क्वेश्चन। एक संख्या के 2/3 के 3/8 का 1/5 20 है, उस संख्या का 60% कितना? मान लेते हैं संख्या मान लीजिए, सपोज करिए, पेन ले लूं तो अभी बता, सिंपल सा सवाल है। एक संख्या के 2/3, मान लीजिए संख्या क्या है? x, इसके 2/3 का मतलब 2/3 के 3/8 का 1/5 कितने के बराबर है? 20 के। तो x कितना हो जाएगा? x बराबर 20 गुणित 3 गुणित 8 गुणित 5/2 गुणित 3, 3 से खत्म, ये 10 बार हो गया, 8 पंजे 40, दहा में 400, और 400 का 60%, 4 छक 24, 240। क्लियर? 400 का 60%, 240। इस तरह से आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, कोई प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा के रखिए, एग्जाम में निश्चित रूप से आप सफल होंगे, और हम सब, मेरी पूरी टीम की शुभकामनाएं हैं आपके साथ।
एक परिवार में 5 व्यक्ति चीनी की खरीद पर 10% खर्च करते हैं। चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि होने से व्यय में वृद्धि न हो, इसके लिए चीनी की खपत में प्रतिशत कमी क्या होगी? ठीक है, सिंपल है, फॉर्मूला पता है ना आपको। प्रतिशत कमी बराबर जैसे 10x बाई, ये फॉर्मूला है ना, x अपॉन एक्स प्लस 100 इंटू 100। कमी के लिए, ये कमी के लिए फॉर्मूला है, वृद्धि के लिए ये 100 माइनस एक्स हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर से ध्यान से देखते हैं कि एक परिवार में 5 व्यक्तियों की चीनी की खपत में 10% की वृद्धि। तो ये क्या करना था आपको, सॉरी यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, इसको देख लेते हैं। ये हो गया 100/11, 100/11 का मतलब हो गया 9 सही 1/11, 9 99, 1/11%। सिंपल सवाल सॉल्व हो जाएगा ना। ठीक है, अगला सवाल ध्यान देखते हैं कि एक निश्चित राशि के लिए 2 वर्ष के साधारण ब्याज 80 रुपए है, उसी अवधि के लिए और उसी ब्याज दर पर चक्रवृद्धि 85 है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है? सिंपल से सिंपल सवाल कह सकते हैं। देखो यार, एक बात पता है ना, साधारण ब्याज हर साल बराबर चक्रवृद्धि ब्याज हर साल ब्याज पे ब्याज, और पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज पहले साल के साधारण ब्याज के बराबर होता है। तो मान लेते हैं हम कि अगर कोई राशि P है और 2 साल का साधारण ब्याज 80 है, तो पहले साल ब्याज कितना मिला होगा गुरु? 40। कोई तकलीफ इस बात में, कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं? चलो भाई, ये कहानी कब की हो गई? फर्स्ट ईयर की। दूसरे साल क्या होगा? ये P प्लस 40 हो जाएगा, ये मूलधन बन जाएगा और इस पर ब्याज मिलेगा। हमको दूसरे साल चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिला है? 85। तो ये P तो 40 रुपये ब्याज दे देगा। ये 40 कहाँ से आएगा? इस P से आएगा। और 40 मिलकर 80 हुआ, 5 रुपया भी छूट रहा है। ये 5 रुपया कौन देगा? ये 5 रुपया कौन देगा भाई? ये अब हुआ ना 85, ये 5 कौन दिया? ये 5 40 से आया। तो रेट क्या हो गया? 40 रुपए ने अगर 5 रुपया दिया तो 100 कितना देगा? 5/40 गुणित 100, 20 पंजे 100, 20 दूना 40, 25/2, 12 सही 1/2%, 12.5% ब्याज दर। सिंपल सवाल है ना, इसको कहते हैं साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज की खिचड़ी का सवाल। ठीक है, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी समस्या हो उसको हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट करिए, हम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे और पूरा प्रयास करेंगे कि हम आपको लिए एक बेहतर कंटेंट तैयार करके आपके साथ आएँ। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद हम लोगों से जुड़े रहने के लिए। जय भारत, जय हिंद, जय भारत।